जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यार आज की वीडियो जो है वो टर्की विज़िट वीज़े के बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल टर्की विज़िट वीज़े के बारे में बताऊंगा और आपने किस तरह अप्लाई करना। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ये किसी की जो है ना किसी एजेंट को 30,000 या 35,000 फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने एनातोलिया की फ़ीस जो है ना वो तो एम्बेसी की फ़ीस है, वो तो आपने पे करनी है। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होगा और आप खुद वीज़ा अप्लाई करेंगे। सिंपल सा काम है, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मेन जो वीज़ा रिजेक्ट होता है वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से होता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं। टर्की का विजिट वीज़ा जो है ना 90% जो है ना बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ा लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना अपने कारोबार या अपने जॉब से रिलेटेड उसके हिसाब से जो है ना मैनेज किया करें। वो सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहली बात जो है ना, आपको टर्की विजिट वीज़े के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, नंबर वन जो है वो पासपोर्ट, वो तो आपके पास होगा, और आईडी कार्ड, ठीक है। पासपोर्ट और आईडी कार्ड, और इसके बाद एफआरसी की जो फ़ीस है वो तकरीबन इस वक्त जो है ना 1000 रुपया, हमारे इलाके में 1000 रुपया ले रहे हैं। आपके इलाके में कितने ले रहे हैं वो मुझे नहीं पता, यानी कि 1000, 1200, 1400 लगा ले आप। और अगर आपका, मैं आपको, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं सबको ये कहता हूँ कि अपना एनटीएन ज़रूर बनाएं। और कुछ लोगों का ये डर है कि अगर हम एनटीएन बना लेते हैं, पता नहीं हमें साल बाद जो है ना सालाना हमें पता नहीं कितना टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इस तरह कुछ नहीं है। ये वो जो आप समझ रहे हैं जी आपका सालाना टैक्स 50,000 या 1 लाख बन जाएगा, वो इस तरह नहीं है। वो और कैटेगरी आ जाती है। तो इसलिए जो है ना आप अपना एनटीएन बनाएं। एक सिंपल सा थोड़ा सा टैक्स होता है, वो ज़्यादा टैक्स नहीं होता। एनटीएन बना आप खुद भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी वकील से बनाते हैं तो वो आपसे 4,000 रुपया, 2,000, 3,000, हालांकि कोई 1000 रुपये में भी बना देता है, लेकिन हर बंदे का अलग अलग रेट है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप अपना एनटीएन खुद ही बना लें। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, एफआरसी, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, और वाइट बैकग्राउंड आपकी तस्वीरें, और इसके बाद जो मेन है वो बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट आपने, और वीज़ा एप्लीकेशन फार्म जो है ना आपने, आप एनातोलिया के दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन फार्म भी ले सकते हैं, और आप खुद जो है ना गूगल के ऊपर सर्च कर कर एनातोलिया का, तो उससे भी जो है ना डाउनलोड कर कर उसको फॉर्म को फुल कर कर एनातोलिया के जो ऑफिस है, ठीक है, लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है। और आप जिधर मर्जी जिधर जिधर आपको नज़दीक लगता है उधर जा सकते हैं। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, और ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो फुल करने के बाद जो है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये 3 मंथ की, 3 मंथ की नहीं, आपने कम से कम आपकी 4 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। 4 मंथ से ऊपर है तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन कम से कम 4 मंथ की। जिनकी 3 मंथ की है वो बिल्कुल अप्लाई ना करे, ठीक है। 1 मंथ और सब्र कर ले। और दूसरी ये बात कि अगर आप जो है ना काम करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं, जॉब में आपकी सैलरी है 30,000 या 20,000, तो फिर आप इस तरह करें, आप अपना अकाउंट जो है ना अपनी जॉब से रिलेटेड का अपना अकाउंट उसको ओपन करवाएं, ठीक है। ओपन करवाने के बाद उसके अंदर सैलरी जो है ना इस वक्त के हिसाब से, जो अब मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त के हिसाब से आप जो है ना 60,000 हर मंथ अपने कार्ड के अंदर सैलरी डालें। और बाद में जब आप एनओसी अपनी कंपनी से लेते हैं और लेने के बाद अपनी जो सैलरी स्लिप बनाते हैं उसके अंदर अपने अरबाब आपका जो ओनर है, ठीक है, उसको आप बोल दे, रिक्वेस्ट कर दें कि आप जो है ना मेरी सैलरी इसके ऊपर जो है ना वो 60,000 या 70,000 लिख दे, ठीक है। वो ऐड कर देंगे तो वो ज़रा ना काफ़ी सपोर्ट हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में आप में। और दूसरी बात का कवर लेटर अगर आप खुद बना सकते हैं तो फिर कवर लेटर होता है कि यानी कि रिक्वेस्ट करनी, आगे अपील करनी, ठीक है, कि मुझे वीज़ा चाहिए। तो कवर लेटर आप खुद भी बना सकते हैं। और अगर किसी आप एजेंट से बनाते हैं तो वो 500 कोई 1000 रुपया लेगा आपसे, तो आपको कवर लेटर बना देगा। अगर आप होटल और इसके साथ जो है ना होटल बुकिंग, होटल रिजर्वेशन और टिकट, ठीक है, रिटर्न, ये आपने बुकिंग करवा कर ये भी साथ में आपने अटैच करनी है। अगर आप खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जो है ना आपके पैसे, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं वो 1,000 रुपया लेगा। कुछ लोग जो है ना 4,000 भी ले लेते हैं, लेकिन 1,000 से ऊपर आपने किसी को पैसे नहीं देने। 1,000 के अंदर आपकी होटल बुकिंग और ये टिकट बुकिंग दोनों हो जाएगी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप ये एनटीएन सारा कुछ मिलाकर भी जो है ना आपका 3,000 के अंदर ये आपकी सारी फाइल जो है ना रेडी हो जाएगी। और बैंक स्टेटमेंट आपने एक बात याद रखनी है कि जब बैंक स्टेटमेंट बनानी है ना, बैंक स्टेटमेंट में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं
कुछ लोग जो है ना पेंट की दुकान या कोई भी ऐसी शॉप अपनी और मेरा आप सबसे गुजारिश है कि जो बिजनेसमैन यानी कि जो बिजनेस के बारे में जो है ना अपना एनटीएन या सारा कुछ अपने बैंक स्टेटमेंट बिजनेस के हिसाब से मैनेज करते हैं, तो उसको मेरा बरादराना मशवरा ये है कि अगर आप बिजनेस के हिसाब से मैनेज करते हैं तो फिर आप जो है ना इस तरह किया करें कि जिस बिजनेस का आपको नॉलेज है ना उस बिजनेस के जो है ना आप लेटर पैड लेकर वो बैंक अकाउंट ओपन करवाया करें। और उसी को ये मिसाल के तौर पे मुझे मिसाल के तौर पे आपको पोल्ट्री फार्म का इल्म है ज़्यादा, तो आप पोल्ट्री फार्म की जो है ना बताएं कि मेरा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है, तो ताकि आपके साथ अगर कोई आपके बिजनेस के मुताबिक के आपके साथ सवाल हो, ठीक है, एनातोली तुर्की उधर से आपको कॉल आए, तो आप जो है ना वो कॉल के अंदर सही तरीके से जवाब दें। अगर आपको किसी आपने बिज़नेस के बारे में आप बताते हैं जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है और आप अपना बिज़नेस वो ऐड कर देते हैं, तो फिर वो है उसको उनको पता चले जाता है सरासर ये झूठ बोल रहा है, इनका कोई बिज़नेस नहीं है। तो इसलिए और सबसे मेन जो गलती होती है वो ये होती है कि हम बैंक का अकाउंट ओपन करवाते ही 2 लाख या 1.5 लाख, काम उनका होता है 4-5 लाख का, और बैंक ओपन करवाते ही 4-4 5-5 लाख डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपने घर का पूरा मामला जो है ना उस बैंक अकाउंट से ही मैनेज करना है। यानी कि अपने घर का खर्चा अगर आपके भाई है या कोई भी है उनको बोले कि सारे पैसे जो है ना ये मेरे अकाउंट में डाले, और मैं इससे ही जो है ना ग्रोसरी सारा कुछ सामान जो है ना इससे ही, और रोज़ाना की बेस पे आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, जितनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन आपकी होंगी उतना ज़्यादा आपका वीज़ा रेशो ज़्यादा होगा। लोग कहते हैं जी ज़्यादा से 4-4 लाख की 5-5 लाख की बैंक ट्रांजैक्शन हमारे, उनको पता चल जाता है ये किसी से पैसे पकड़े हुए हैं। आप 30,000 की 20,000 की पहले स्टार्टिंग में आप करें 10,000 20,000 30,000 40,000 एक दिन के अंदर जो है ना 4-4 ट्रांजैक्शन करें। जितनी आपकी ट्रांजैक्शन आपकी रोज़ाना की एटीएम से आप 2,000 रुपया निकाले, 5,000 निकाले, 10,000 निकाले, रोज़ाना की आपकी जो है ना 5 से 7 ट्रांजैक्शन हो और छोटी छोटी हो, ठीक है। और अगर आपकी फिर बड़ी भी आती है तो फिर आगे आगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी ना, मिसाल के तौर पे आपके 4 मंथ आपका टाइम आपके पास टाइम 4 मंथ की आप स्टेटमेंट बनाते हैं, उन 4 मंथ के अंदर आपकी कम से कम जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, यानी कि आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं वो कम से कम आपकी जो है ना 300 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अगर 300 आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। जिनके वीज़े रिजेक्ट होते हैं उनकी जो है ना एक मंथ के अंदर 10 से 15 ट्रांजैक्शन होती है, फिर अगले मंथ भी इस तरह होती है 10 से 12, वो 4-4 5-5 दिन बाद ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो उनको पता होता है ये बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन की आप बात करें, अभी मैं अपने अकाउंट की बात करूँगा तो मेरे अकाउंट से रोज़ाना, ठीक है, तो रोज़ाना की 10 से 12 तो ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है। तो फिर जो है ना आप खुद हिसाब लगा ले, जो एक मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा उसकी इतनी है, तो बाकी जो बिजनेसमैन होगा हाई लेवल का उसका कितना होगा। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन मारेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। और मेरी आप सबसे अगर तो आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए तुर्की को ऐड करें, यानी कि आपका इंतखाब ये कि आपने शेंजन जाना है, तो फिर जो है ना आप साथ में ये करें कि आप पहले 2-3 कंट्रियाँ विज़िट करें। और कुछ लोगों का कहना ये है कि स्टिकर वीज़ा ही ट्रैवल हिस्ट्री में बेटर है। बाकी स्टिकर वीज़ा ने आपका किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा है ना, और आपने जब तक ट्रैवल नहीं किया तो वो ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर ऐड नहीं होगा। और कोशिश करें किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो कम से कम 3 दिन का आपका स्टे लाजम होना चाहिए। कुछ एजेंट इनको गलत गाइड करते हैं कि आपने जाना है इन आउट बस जो है ना 10-12 घंटे रहें और अगली कंट्री में चले जाएं। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। जब इतने पैसे लगा लिए हैं तो फिर उस कंट्री में आप कम से कम 3 दिन स्टे करें। 3 दिन के बाद जब आपका जो है ना शेंजन एम्बेसी या यूके या अमेरिका या किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपर आपके जो है ना इन आउट की जो है ना स्टैंप है वो देख रहे होते हैं। तो ये इस बंदे ने इस कंट्री के अंदर कितने कितने दिन स्टे किया, ठीक है, क्या वाकई ये ट्रैवलर है, ठीक है। वो इस चीज़ से जो है ना करते हैं कि ये वाकई ट्रैवलर है। अगर उनको पता चले ये 4 घंटे 5 घंटे एक बंदा इतना खर्चा लगा कर इधर पहुंचा है और वो 4-5 घंटे स्टे किया और वापस चला गया या किसी और कंट्री में चला गया, उनको पता चल जाएगा ये बंदा जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा है, यानी कि वीज़े के चक्कर में, ठीक है। ये ट्रैवलर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप इतने पैसे खर्च कर लेते हैं तो थोड़े से और पैसे भी बर्दाश्त कर लिया करें। 3 दिन का उधर खर्चा कम से कम 3 दिन ज़रूर रखा करें। तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है ना
पहली 3 या 4 कंट्रियाँ या 2 कंट्रियों का मैं आपको बताऊँगा कि 2 कंट्रियों का आपने विज़िट करना है। उसके बाद फिर आप 3 करें, फिर आप टर्की का अप्लाई करें, फिर टर्की से आकर जो है ना, आप जो है शेंजन का डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर टर्की से आकर अगर आपके पास कोई अच्छा, यानी कि आपके पास पैसे अच्छे हैं, तो फिर आप साउथ अफ्रीका का कहीं जाए। अगर नहीं कर सकते तो फिर साउथ अफ्रीका को छोड़ दें। साउथ अफ्रीका के ऊपर काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो आपको ठीक है, आप जो है ना उसके बाद जो शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपका जो है ना वीज़ा लगेगा। लेकिन आपने स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और आपने बिज़नेस वही ऐड करना जो आपको आता है, जिसका आपको नॉलेज है। जिसका आपको नॉलेज नहीं है वो बिज़नेस बिल्कुल ऐड नहीं करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी।